हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सफलता का मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। इससे आप जरूर सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, यह मंत्र बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कड़वा है और एक तरीके से बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस मंत्र के माध्यम से। यह मंत्र आपको ध्यान रखना, अपने घरों में चिपका लीजिए, अपने कॉपियों में चिपका लीजिए, अपने दिलों में बसा लीजिए, अपने दिमाग में इसको स्थायी कर लीजिए। बिल्कुल, अगर इस मंत्र का आपने पालन कर लिया तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप जरूर सफल होंगे। बस केवल और केवल एक मंत्र है, वो है औकात से बाहर जाना। ये है औकात से बाहर जाना। एक सकारात्मक शब्द के रूप में मैं इसे देखता हूं कि औकात से बाहर जाना मतलब कि अपनी मेहनत से भी औकात से बाहर जिस दिन आप चले जाएंगे या जिस दिन से आप जाना शुरू कर दिए और लगातार आपने 2 महीने या 3 महीने लगातार चले गए, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता का केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है, औकात से बाहर जाना। आज से इस मूल अवधारणा को आप अपने पास रखिए और जो भी आपसे पूछे कि सफलता का क्या मायने हैं, कि सफलता हमें कब मिलेगी, तो उससे बोलिए जिस दिन आप औकात से बाहर जाएंगे उसी दिन से आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और बड़ी सफलता के लिए आपको लगातार औकात से बाहर जाना पड़ेगा। 2-3 महीने भी जाना पड़ सकता है और 4 महीने भी, 6 महीने भी आपको जाना पड़ सकता है। उसके लिए यदि आप तैयार हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस दिन से आप अपने औकात से बाहर जाना प्रारंभ कर दिए उसी दिन से आपकी सफलता आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। किसी और बात की चर्चा ना करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि सरकारी मैथ के नाम से, सरकारी मैथ क्लासेस के नाम से प्रदीप सर ने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर आप जाकर मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। वहां आप जाकर न कि आप अपनी जानकारी को एनहेंस कर सकते हैं बल्कि आप अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे प्रिय साथियों कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है संविधान की प्रस्तावना में है, दूसरा ऑप्शन कहता है मौलिक अधिकारों में है और तीसरा ऑप्शन कहता है नीति निर्देशक तत्वों में है और चौथा ऑप्शन कहता है ए और सी दोनों में है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो पाया गया है उस संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और संविधान की प्रस्तावना में भी है। और संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण की बात की गई है और इसीलिए भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार यहाँ पर हमें मिल रहा है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एक तरीके से इसका यदि आप आंसर दे लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, दूसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता और तीसरा ऑप्शन कहता है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता और चौथा ऑप्शन का सलाह और चौथा ऑप्शन कहता है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ पर कहा जा रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, काम का अधिकार यानी कार्य करने का अधिकार, मद्य निषेध। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा नहीं है? तो सूचना का अधिकार हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं सम्मिलित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूचना का अधिकार नहीं है। यहाँ मद्य निषेध मतलब एक तरीके से जो मद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, मादक पदार्थ वगैरह जैसे वाइन यानी शराब वगैरह हो, उसकी बात की जा रही है, जिसमें राज्य क्या करता है, ऐसा कर्तव्य राज्य का है भी और राज्य ऐसा कर भी रहा है।
चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 इस बात को ध्यान रखिएगा। ये यूपी टेट, सी टेट यानी कि भारत की कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपके एग्जाम में अनुच्छेद 40 से एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकारों को। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसमें? आर्टिकल 40 में। किसमें? आर्टिकल 40 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है मेरे प्रिय साथियों? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। दूसरा ऑप्शन कहता है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। और तीसरा ऑप्शन कहता है पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्य सरकारों के लिए। चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी लोगों को दे देना चाहिए था, लेकिन कुछ ही छात्रों का यह आंसर सही हुआ। तो पहला ऑप्शन इज राइट, यानी जो छात्र पहला आंसर दिया है वो खुशी मनाए अपने आप को और अपने आप को अप्रिसिएट करे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह परिवर्तनीय नहीं है, उसे लागू नहीं कराया जा सकता है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, यानी उसे लागू कराया जा सकता है। किसके माध्यम से? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से। जैसे अनुच्छेद 32 में रिट के माध्यम से। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू हुआ है? पहला ऑप्शन कहता है गोवा, दूसरा ऑप्शन कहता है हरियाणा और तीसरा ऑप्शन कहता है केरल, चौथा ऑप्शन कहता है मेघालय। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? वो है गोवा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो किस राज्य की किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है? किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? पहला ऑप्शन कहता है इसकी आय की असमानताओं को कम करने से आय की असमानताओं को कम से कम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। तीसरा ऑप्शन कहता है गौवध पर प्रतिबंध और चौथा ऑप्शन कहता है ग्राम पंचायतों की स्थापना। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि समाजवादी क्या माना जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत में? कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की जाती है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की जाती है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। 7वीं अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल अधिकार में, प्रस्तावना में। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात की गई है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, जल्दी से बताइए। चलिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। 9वीं अनुसूची में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और संविधान की प्रस्तावना में। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित जो देना गया है, देना सन्निहित है, वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस बात को ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या वाद योग्य है, क्या वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो यह वाद योग्य नहीं है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं फ्रांस से, पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए फ्रांस से, पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। इसका आंसर कुछ ही छात्र कर पाए। बिल्कुल सरल प्रश्न को आप नहीं टैकल कर पा रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है ना, पढ़ना चाहिए आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? बिल्कुल इस प्रश्न को आपको आंसर देना चाहिए, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए
जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दिया गया है भाग 4 में। और जल्दी से कमेंट करके बताइए भाग 4A में क्या है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां संविधान 26वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के निदेशक तत्व को प्रदान किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। इस बात को ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सशक्त विपक्ष होने पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर और स्वतंत्र न्यायपालिका पर। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित पर किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 37, धारा 47, धारा 48, धारा 50। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 47। धारा 47 में शराबबंदी संविधान की धारा में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से या निम्न में से सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि आपका मन कर रहा है तो एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, अगर मन कर रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए ये सब आपके नैतिक कर्तव्य हैं जो बार बार कहने में मुझे लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता होगा और मुझे भी कहने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मेरा मानना है ये सब काम आपको करते रहना चाहिए। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ। ठीक है। अनुच्छेद 51 में इस बात की चर्चा की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करता है और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। इसको याद रखिएगा। देखिए याद भी करते चलिए, बिल्कुल टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें याद भी कर सकते हैं। और जब आप एग्जाम में जिस दिन बैठेंगे ना, उस दिन आपको खुद में खुद पता चलेगा कि प्रवीण सर के द्वारा जो कराई जा रही थी टेस्ट सीरीज, वो कितना आपको सहायता कर रही है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39A में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर कुछ ही छात्र कर पा रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। और यह कर्तव्य किसका है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य मतलब भारत सरकार, ठीक है। राज्य मतलब देश, देश मतलब भारत सरकार की बात की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों। जल्दी से इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन या सामान्य कार्य, या स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन और श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। यदि आप इसका आंसर थोड़ा से सोच कर दें तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ इसका आंसर आप दे सकते थे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि गांधीवादी का जो विचारधारणा थी या गांधी का जो विचार था वो ग्राम पंचायतों का संगठन या स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है?
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन के समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, आर्थिक अधिकार का अंग है और मौलिक अधिकार का या मौलिक कर्तव्य का। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे लालो, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का यह अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। जैसे कि सिंपल सी बात ये समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए टीचर पद पर एक पुरुष नियुक्त किया जाता है और उसकी सैलरी मान लीजिए 60,000 रुपये है। तो अगर उसी पद पर किसी महिला को नियुक्त किया जाता है, किसी महिला को नियुक्त किया जाएगा, तो उसकी भी सैलरी 60,000 होनी चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है पुरुषों और महिलाओं के लिए। और यह किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य ऐसा कार्य करे। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 41 को रखा गया है, अनुच्छेद 41 को रखा गया है, 41 को रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का पीछे का मुख्य कारण क्या रहा या मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यही एक तरीके से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व के पीछे का उद्देश्य है। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। चलिए आज के पॉलिटी के 25वां क्वेश्चन लास्ट, और इसके बाद हम आधुनिक भारत में चलेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को यानी तत्व में बताया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर 33 से लेकर 36 तक, 34 से 48 तक, 36 से 51 तक और 36 से 52। जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते थे। तो सी ऑप्शन इज राइट मेरे प्रिय साथियों, सी ऑप्शन इज राइट। 36 से 51 तक इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है यानी क्लास अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर दीजिए। यदि आपका मन कर रहा है तो एक बार आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर शुरू करते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड का मैं भी समय लूँगा आपसे। चलिए बात करते हैं 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। जल्दी से बताइए कि 1857 कहाँ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। तो मेरे प्रिय साथियों इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। मेरठ से, मेरठ के शहर में 10 मई 1857 का यह विद्रोह हुआ था और इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और यह भारत में पहली बार स्वतंत्रता की जो एक तरीके से आग लगी थी या छिड़ी हुई थी स्वतंत्रता के लिए एक तरीके से पहली जो आग लगी थी, समझ लीजिए 1857 या चिंगारी जो लगी थी वो 1857 की क्रांति से ही आरंभ हो जाती है।
यहीं से प्रारंभ हो जाता है हमारे देश की आज़ादी का काल। यहीं से देश के हमारे आज़ादी का काल प्रारंभ हो जाता है और अंतोगत्तो हम 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं। 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए एक वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला हूं। ठीक है, आज या कल में यह क्लास आपको मिलेगी जिसमें आप देखेंगे कि क्यों हमने 15 अगस्त को ही चुना था कि हमें अपना देश आज़ाद करना है या स्वतंत्रता दिवस मनाना है, या आधी रात को ही क्यों, और भारत और पाकिस्तान कैसे बंटवारे हुए थे और भारत पाकिस्तान कैसे दो राज्य के रूप में अलग हो गए थे। इसके बारे में वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में बहुत जल्द कवर करने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, और भारतीय ईसाइयों में धर्म परिवर्तित करने का प्रयास। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करने की वजह से क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें मंगल पांडे ने चर्बी युक्त जो एक तरह कारतूस थे उसे मुंह से लगाने से मना कर दिए थे और जिसके कारण उन्हें फांसी भी दे दी गई थी आगे चलकर। ठीक है, 8 अप्रैल को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8 अप्रैल 1957। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव और अब्दुल रहीम। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अभी मैंने इसका आंसर बताया था, तो मंगल पांडे इज राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 8 अप्रैल देखिए, मंगल पांडे अथवा मंगल पांडे का जन्म जो हुआ था 19 जुलाई 1857 को हुआ था और इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। जन्म इनका 19 जुलाई 1827 सॉरी उसके लिए। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था किससे संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से और 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से किस शहर में किया था नेतृत्व? जल्दी से इसका आंसर बताइए। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया था और सक्रिय भूमिका निभाई थी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपनी नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी से पर बैठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया और लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहातों में चली गई और वहां भी क्रांतिकारी चिंगारी सुलगाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बस थोड़ा से 2 मिनट और वेट करिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 3 प्रश्न और है। वर्ष 1857 के विद्रोह में से निम्न नेताओं में से किसने सबसे ज़्यादा अपना बलिदान दिया था या सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो कुंवर सिंह और तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मंगल पांडे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे अभी हमने बताया भी था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, इस बात को ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हिंदू मुस्लिम एकता इज राइट दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं आज के। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जल्दी से आंसर बताइए। मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा और अहल्या। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की क्लास पाने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए शशि GS एकेडमी को।
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना चाहिए कि शशि जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करके ना कि आप अपनी जानकारी को एनहेंस कर सकते हैं बल्कि आप अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए प्रदीप, हमारे सहयोगी प्रदीप सर के चैनल पर, और उनके चैनल का नाम है सरकारी मैथ क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आप अपने मैथ को ना कि आप अच्छा कर सकते हैं बल्कि आप अपनी तैयारी में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।